हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे इंडियन पार्लियामेंट के पार्ट लोकसभा के बारे में, हाउस ऑफ पीपल के बारे में। काफ़ी टाइम से बच्चों मैंने आपकी क्लास नहीं ली थी ड्यू टू फीवर। आप जो नए स्टूडेंट इस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुए हैं, वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे वीडियो जो है वह पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर की आप सीरीज़ में देखें। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर मैसेज करना। हमारे पॉलिटिकल साइंस के अंदर 2.5 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आज हम लेंगे हाउस ऑफ पीपल के बारे में। आप सबको पता है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है वह 79 के अंदर मेंशन की गई है। इंडियन पार्लियामेंट जो है वह 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है। हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, हाउस ऑफ स्टेट, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से मिलकर बनी हुई होती है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 के अंदर मेंशन है। राज्यसभा जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 के अंदर मेंशन है। और प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि वो आर्टिकल 52 से जो है वह प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था, उसके आर्टिकल के बारे में। आज हम थोड़ा सा हाउस ऑफ पीपल के बारे में लेंगे। उनकी जो मेंबर किस प्रकार चुने जाते हैं, उनकी सदस्य की क्या योग्यता है, एलिजिबिलिटी है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लोकसभा इंडियन पार्लियामेंट का जो है वो सबसे लोअर हाउस होता है। उनकी जो मेंबर है उनका जो वर्किंग पीरियड है वो 5 ईयर का होता है। प्रेसिडेंट का भी 5 ईयर का कार्यकाल होता है। आपका जो हाउस ऑफ पीपल है उसके भी सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 5 ईयर का होता है। लोकसभा के जो कैंडिडेट है उनका इलेक्शन होता है। उनके जो कैंडिडेट है वो जनता के द्वारा चुनकर आते हैं। लोकसभा के जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है उनका चुनाव उनके लोकसभा मेंबर के द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा के जो प्रतिनिधि हैं, कैंडिडेट का चुनाव तो जनता के द्वारा होता है और उनकी लोकसभा के अंदर जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है। लोकसभा के मेंबर उनको चुनते हैं। लोकसभा के जो कैंडिडेट होते हैं वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। अडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर लोगों के द्वारा लोकसभा के मेंबर का चुनाव किया जाता है। इसमें जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है। जनता डायरेक्ट जो है वह कैंडिडेट को वोट करती है और लोकसभा के मेंबर को चुनती है। आपको पता है कि लोकसभा के जो मैक्सिमम कैंडिडेट होते हैं उनकी संख्या 552 होती है, जिनमें से 530 मेंबर जो होते हैं वो स्टेट से चुनकर आते हैं और 20 मेंबर यूनियन टेरिटरी स्टेट से चुनकर आते हैं। और 2 कैंडिडेट जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वह नॉमिनेट किए जाते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर 2 कैंडिडेट को नॉमिनेट करता है। लोकसभा के जो मेंबर की संख्या स्टार्टिंग में जो है वह 500 रखी गई थी, लेकिन गोवा, दमन और दीव एक एक्ट बना 1987 के अंदर, उसके द्वारा लोकसभा के मेंबर की संख्या बढ़ाई गई। अगर हम वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट टाइम की, तो अभी लोकसभा के जो कैंडिडेट है उनकी संख्या है 545, क्योंकि 530 सदस्य जो है वो राज्यों से चुनकर आए हैं और केवल 13 मेंबर ही यूनियन टेरिटरी स्टेट से चुनकर आते हैं और 2 मेंबर जो है वह राष्ट्रपति जो है वह नॉमिनेट करता है। इस प्रकार हमारी जो 17वीं लोकसभा है उसमें सदस्यों की संख्या 545 है। लोकसभा निम्न सदन है, लोअर हाउस है, टेम्परेरी हाउस है। लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है जब बहुमत नहीं हो गवर्नमेंट के पास, तो लोकसभा को जो है वह प्रेसिडेंट के द्वारा भंग भी किया जा सकता है। पॉपुलर हाउसेस है लोकसभा। लोकसभा के जो कैंडिडेट होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी, आप सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव के अंदर सभी सदस्यों को, भारत के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार होता है जिसकी आयु 18 वर्ष हो और जो पागल और दिवालिया नहीं हो। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ योग्यताएं निश्चित की गई है लोकसभा के कैंडिडेट की कि वह भारत का नागरिक हो,
वह भारत का नागरिक हो, उसकी एज जो है वो 25 ईयर या उससे अधिक न हो, 25 वर्ष की योग्यता होनी चाहिए। अगर राज्यसभा से चुना जाता है तो उसकी एज जो है वह 30 वर्ष भी हो सकती है, लेकिन जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर होनी चाहिए। वह किसी लाभ पद पर कार्य नहीं करता हो, भारत सरकार के द्वारा वह किसी गवर्नमेंट जॉब नहीं हो और कोई लाभ का पद वो धारण किए गए नहीं हो, और किसी भी कोर्ट के द्वारा जो है वो उसको पागल ठहराया नहीं गया हो और दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। ये लोकसभा के जो है वह कैंडिडेट में जो भी प्रतिनिधि खड़ा होता है उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अब लोकसभा की जो है वह कैंडिडेट कौन से स्टेट से कितने चुने जाएंगे, इसके लिए जो है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 में यह व्यवस्था की गई है कि जो हमारी जनगणना होती है, पॉपुलेशन, जो हम जनसंख्या की जनगणना करते हैं, सेंसस करते हैं, उसके लिए संसद में एक कमेटी जो है वह नियुक्त की गई है। डेलिमिशन कमेटी या कमीशन जो है वह नियुक्त किया गया है संसद के द्वारा, जो संसद के आदेश के अनुसार जो भी लोकसभा के जो निर्वाचित क्षेत्र हैं, है ना, इलेक्शन जो एरिया है, उसकी जो मेंबर कौन से एरिया से कितने मेंबर खड़े होंगे, उसमें आवश्यक जो है वह परिवर्तन कर सकता है। जैसे जो 42वां हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा के जो भी निर्वाचित क्षेत्र में कौन मेंबर कितने एरिया से कितने मेंबर जो है वह खड़े होंगे, तो वो डिसाइड किया गया है जनगणना के आधार पर। तो 1971 में जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, उसके आधार पर लोकसभा की जो है वह कैंडिडेट की संख्या किस एरिया से कितनी रहेगी वो 2001 तक जनगणना के आधार पर मेंशन की गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी होगी, 80। महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के अंदर जो है वह लोकसभा की सीटें कितनी होगी, 48। तो ये कैसे डिसाइड किया गया है, ये जनगणना के आधार पर डिसाइड किया गया है। फिर बाद में 84 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है, उसमें लोकसभा के कुल स्थान और राज्यसभा के जो वो प्रतिनिधियों की जो संख्या है वह 2026 तक एज इट इज वही रहेगी जो मेंशन की गई है। जैसे उत्तर प्रदेश में है अभी 80 सीटें हैं, तो 2026 तक ये सीटें 80 ही रहेगी, इनको ना तो कम किया जा सकता है ना ज़्यादा किया जा सकता है। महाराष्ट्र में सीटें लोकसभा की 48 है तो 48 ही रहेगी 2026 तक। राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है, 25 है। दिल्ली में कितनी है, 7 है। इसके अलावा जो है वो चंडीगढ़ के अंदर लोकसभा की सीट 1 है। अंडमान में और है ना आपका लक्षद्वीप में 1-1 सीट है। पुदुचेरी में 1 सीट है। दादर नागर हवेली के अंदर लोकसभा की 1 सीट है। तो बेसिकली लोकसभा की जो है वह सीटें कितनी होगी स्टेट वाइज ये डिसाइड किया जाता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और हर साल जो जनगणना होती है उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है। इसलिए 71 के अंदर हुआ, तो 71 के अंदर जो जनगणना थी उसके आधार पर 2001 तक लोकसभा की सीटें जो है वह निश्चित की गई। उसके बाद में वापस 84वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो है वह सीटें जो है वह निश्चित की गई है 2026 तक, यानी कि अभी जो है वो 2026 तक एज इट इज रहेगी। उसके बाद में जो है वह जनगणना होगी और इन लोकसभा की सीटों में भी चेंजेस किया जा सकता है परिसीमन आयोग के द्वारा, डेलिमिशन कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 25। तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें। क्लियर बच्चों यहाँ तक? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 91 पार्ट 1 के अंदर मेंशन किया गया है कि जो भी लोकसभा में कैंडिडेट खड़े होते हैं उन कैंडिडेट में अगर कोई क्रिमिनल है तो उन पर भी जो है वह एक रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। लोकसभा के इलेक्शन में आप सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक नॉमिनल फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें कैंडिडेट जो है वह अपना सारा विवरण देते हैं।
उनकी जो है वो आपराधिक पृष्ठभूमि है, उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, उनकी कितनी एजुकेशन है, ये सारी जो है वह इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाई जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ने 31 मार्च 2003 को इंस्ट्रक्शन जो है वह जारी किया और लोकसभा, राज्यसभा है, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसके लिए जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको एक नॉमिनल फॉर्म भरना जो है वह कंपल्सरी होता है। उस फॉर्म में ये अपनी हर टाइप की इंफॉर्मेशन देते हैं कैंडिडेट, क्योंकि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को जो है वह भी नॉन एलिजिबिलिटी घोषित किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी है ना कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा है वो किसी केसेस में तो नहीं है, उसको किसी मामले के अंदर जो है वह रिफ्यूज़ तो नहीं किया गया है, उसके ऊपर केस चल रहा है या नहीं चल रहा है, और उसकी प्रॉपर्टी का जो है वो विवरण भी मांगा जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। उस पर जो आश्रित व्यक्ति होते हैं उनकी भी प्रॉपर्टी का विवरण जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा मांगा जाता है। इसके अलावा जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसकी एजुकेशन के बारे में भी जो है वो विवरण मांगा जाता है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन पीएम के परामर्श के आधार पर प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को पहले भी भंग कर सकता है। लोकसभा को जो है वह भंग किया जा सकता है। इमरजेंसी के टाइम जो है वह संसद के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि भी की जा सकती है। मतलब राष्ट्रपति शासन में है, युद्ध है, आपातकाल में, इनमें जो है वह लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है। इंदिरा गांधी के टाइम लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि होती है, लेकिन लोकसभा के कार्यकाल में जो है वह 1 वर्ष में 1 बार से अधिक जो है वह वृद्धि, मतलब उसका कार्यकाल जो है वह 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट में हम इसकी शक्तियों के बारे में, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमने ये सिंपल सा लिया है। प्लीज़ कोई डाउट हो तो मेरे को आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करना। थैंक यू।